तो स्वागत है आप सभी लोगों का वीडियो के फोर्थ पार्ट में। इस लेक्चर सीरीज में आप पढ़ रहे हैं पूरी तरीके से प्रिंटिंग कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। आप समझने की कोशिश कर रहे थे कि प्रिंटिंग कल्चर की वजह से आने वाले समाज में क्या बदलाव आए। इवन हम तो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हमने शुरू में देखा जापान चाइना, और चाइना के बाद किस तरीके से फिर जापान से इटली आया, और इटली से जोहान्स गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस बनाया। प्रिंटिंग प्रेस बनाने के बाद पूरे के पूरे इंग्लैंड के अंदर एक लहर छा गई और इसकी वजह से ये बूम कर गया। और अभी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं इस चौथे पार्ट में थोड़ा सा आगे। अगर आप सभी लोग हमारे साथ 10th क्लास की हिस्ट्री को करना चाहते हैं तो ये पाठशाला चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। आप ज़रूर हमारे साथ हिस्ट्री पढ़िए और कंप्लीट करिए और देखिए यूनिक वे में कि हिंदी और इंग्लिश के कंटेंट को भी एक साथ कोई चैनल पढ़ाता है। ईपी फैमिली टेलीग्राम अकाउंट नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, जा सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे हैं तो इंस्टाग्राम पे आप कोई भी क्वेरी कर सकते हैं ई पाठशाला चैनल के साथ। तो आज का टॉपिक क्या रहेगा हमारा? रीडिंग मेनिया, पढ़ाई की सनक लोगों के पास होती है, जैसे हम कहीं ना कहीं बिब्लियोफिल बोलते हैं। किताबी कीड़ा, आप वर्ड ने सुना होगा वर्ड, तो किताबी कीड़ा बिब्लियोफिल है। रीडिंग मेनिया की शुरुआत होती है क्योंकि मार्केट में इतनी बुक आ गई ना, जैसे आज की डेट में होता है ना फ़ोन का चस्का, पबजी का चस्का लगा हुआ है लोगों को, तो उस समय पे रीडिंग मेनिया आ गया था। उसके बाद ट्रबल देयरफॉर टेनेंट्स एंड द वर्ल्ड, ये भी हम समझेंगे। इसमें दिखाया है कि किस तरीके से समाज में ये चीज़ होने की वजह से लोगों को बता दिया गया कि भैया अब प्रिंटिंग कल्चर आ चुका है, नॉलेज हमारे पास भरमार हो चुकी है, फालतू नहीं बोलेगा कोई भी। प्रिंटिंग कल्चर एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये भी हम समझेंगे। सबसे पहले पढ़ाई की सनक की बात करते हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा कि जैसे जैसे यूरोप के अंदर पढ़ाई मतलब प्रिंटिंग कल्चर आया, बुक्स प्रिंट होने लग गई, तो पढ़ाई की सनक बढ़ गई। अगर आप देखो तो 17th-18th सेंचुरी के अंदर पूरे के पूरे यूरोप में 60 से 80% लोग, जहाँ पहले 60% वो 80% जाके बढ़ गई। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है अपने आप में कि लोग इतना पढ़ने लग गए। इससे एक तो फायदा हुआ कि रीडिंग पब्लिक जब हो रहा है तो लिटरेसी रेट ग्रोथ होगा ही होगा। बुक सेलर, जैसे आज के डेट में होता है ना, आपके आपके गलियों के बाहर आलू ले लो, सब्जी ले लो, फलाना ले लो, ढिमका ले लो, एक पेडलर्स आते हैं, वेंडर्स आते हैं और आपको सस्ते में बेच के चले जाते हैं। सेम उस टाइम पीरियड के यूरोप के अंदर ऐसा होता था कि बुक सेलर गली गली घूमा करते थे। इवन मेरे टाइम पीरियड पे व्हेन आई वाज इन 5th और 6th क्लास, तो मुझे ध्यान आता है कि उस टाइम पे भी ऐसा होता था। मतलब हमारे भारत में इतना पढ़ाई का कीड़ा तो नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन कहीं कहीं मैंने देखा था कि कहीं ना कहीं कुछ, जैसे आप बसों के अंदर चलते हैं दिल्ली जैसे इलाकों में, तो बंदा चढ़ जाता था और वो आपको किताबें बेच रहा होता था। ये अभी भी कहीं कहीं है। तो यूरोप की मार्केट के अंदर बुक सेलर जो एम्प्लॉयमेंट होते थे वो पेडलर्स भी हुआ करते थे। इसी वजह से आप देखोगे कहीं ना कहीं शुरुआती समय में कैलेंडर से रिलेटेड, फॉक टेल से रिलेटेड, इसकी चीज़ों से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड ये सारी लोक कथाएँ, गाथाएँ, इनकी फेरी टेल्स, उनकी फेरी टेल्स, इनकी शुरुआत हो गई थी। तो आप कह सकते हैं कि बहुत छोटे लेवल पर कम दामों में, कम पैसों में गरीब लोगों तक इन चीज़ों को पहुंचाया जाने लग गया। और उस टाइम पीरियड पे इसे बिलियोथिक ब्लू कहते थे। बिलियोथिक ब्लू थोड़ा सा पेपर क्वालिटी वाला, थोड़ा सा चीप क्वालिटी वाला पेपर होता था, लेकिन लोगों तक ये चीज़ें पहुंची, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद क्या हुआ? बाय द मिड 18th सेंचुरी देयर वाज अ कॉमन कन्वेंशन ऑफ द बुक दैट मीन्स ऑफ लॉर्ड स्प्रेडिंग द प्रोग्रेस इन एनलाइनमेंट। मतलब जैसे जैसे लोगों ने पढ़ना चालू करा, लोगों को समझ में आ गया कि भैया यहाँ यहाँ चीज़ें गलत लिखी हुई है, वहाँ चीज़ें सही लिखी हुई है, ये बंदा गलत बोलता था, ये बंदा सही बोलता था, जो चीज़ें बोली जा रही है वो सामने है। अभी आज की डेट में आप लोग कितने अवेयर हो? आपको कोई भी कुछ भी पढ़ा रहा हो, कोई कुछ भी बता रहा हो, आप तुरंत जाते हैं यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करते हैं कि इसमें कितना परसेंटेज सच है। ऐसे ही उस जमाने में ऐसा होता था कि उस टाइम पीरियड पे लोगों को जो एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ, लोगों ने बुक के थ्रू पढ़ना चालू करा। तो बुक ने किस तरीके से लिबरेट सोसाइटी बनाई, पढ़ी लिखी लोगों की सोसाइटी बनाई, लोगों को अत्याचारों से मुक्त करवाया, लोगों को बताया कि बाइबल में, गीता में, फलाना में, ढिमकाना में ये चीज़ें लिखी हुई है। और लिखने से लोगों को समझ में आया कि ये चीज़ें तो जो ये बंदा बता रहा है तो कहीं लिखी नहीं हुई है, तो आप इनकी बातें क्यों मान रहे हैं? तो इससे समाज पूरी तरीके से अवेयर हो पाया। तो ऐसा ये कहा जाता है कि प्रिंटिंग कल्चर ने फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत अहम भूमिका निभाई। मैनी हिस्टोरियंस आर्ग्यू दैट द प्रिंटिंग कल्चर क्रिएट द कंडीशन विद इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर, यानी कि दुनिया की एक ऐसी महान क्रांति जिसको मुझे पता है कि जो बच्चा 12th क्लास में, 11th क्लास में, 9th क्लास में, इवन 8th क्लास में भी है ना, तो उसने फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ा होगा। फ्रांस की क्रांति के अंदर अगर बुक्स का रोल नहीं था तो किसका रोल था?
क्योंकि लोगों को समझ में ही कई सालों के बाद आया कि जनता के द्वारा भेजा हुआ जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वही जनता के लिए अच्छा होता है, जबकि हायरार्की सिस्टम नहीं होना चाहिए, वंशानुगत प्रणाली नहीं होना चाहिए कि राजा का ही बेटा राजा बनेगा और राजा अपने आप को कहता था कि आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड और भगवान ने ही मुझे चुना है। तो लोगों को बाद में समझ में आया कि इसके अंदर ऐसी क्या खासियत है जो मेरे अंदर नहीं कि भगवान ने इसको चुन लिया। सो दैट इज़ वाई कहीं ना कहीं फ्रांस की क्रांति में भी प्रिंटिंग कल्चर का रोल है मेरे दोस्तों। ये चीज़ जिस दिन आप समझ गए कि प्रिंटिंग कल्चर का कितना बड़ा रोल है, तो आप आंसर कोई भी बना के लिख सकते हैं और ये क्वेश्चन तो पेपर के अंदर ज़रूर आएगा। जहाँ फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड या कुछ ऐसे इवेंट से रिलेटेड आ जाए, इवन मैं अपने भारत देश की आज़ादी की बात करूँ, अपने भारत देश में आंदोलनों की बात करूँ, तो उसमें प्रिंटिंग कल्चर का रोल बड़ा खतरनाक रहा है। तो यहाँ तो हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रिंटिंग कल्चर की वजह से किस तरीके से चीज़ें फेमस होती गई। सबसे पहले लोगों को एनलाइटमेंट प्राप्त होना चालू हुआ प्रिंटिंग कल्चर की वजह से, क्योंकि लोगों की जो थिंकिंग थी वो प्रिंटिंग कल्चर के हिसाब से, लोगों ने सुपरस्टिशन, जो अंधविश्वास चीज़ें थी, जो निराशावादी चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें उन लोगों को प्रिंटिंग कल्चर से समझ में आया कि ये सब चीज़ें गलत है। इवन रूसो के सिद्धांत, लोगों के सिद्धांत, रूसो के एग्जांपल नहीं दे रहा मैं, बहुत सारे लोगों के एग्जांपल दे रहा हूँ। वोल्टेयर के सिद्धांत, गुड आपके क्या कहते हैं, न्यूटन की थ्योरी, प्रिंटिंग कल्चर की वजह से तो लोगों के पास पहुँच पाई। अगर प्रिंटिंग कल्चर नहीं होता तो कुछ भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट अगर आप देखें तो लोगों ने न्यू कल्चर्स एंड डिबेट्स करने चालू कर दी, मतलब लोगों ने संवाद और बहस की जो शुरुआत करी वो प्रिंटिंग कल्चर की वजह से हुई। जनरल पब्लिक डिस्कशंस के लिए, नॉर्मल वैल्यूज़ के लिए, इंस्टीट्यूशंस में क्या बदलाव हो रहे हैं उनके लिए, जो नए संस्थान में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं उनके लिए इवन ये कहा जाने लग गया कि जब सारी चीज़ें दी गई है तो आप दूसरी चीज़ों को क्यों मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो ये एक कारण हो सकता है। लोगों ने डिबेट करना चालू करा कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा है, आपके देश में ऐसा हो रहा है, दूसरी कंट्री के अंदर ऐसा हो रहा है। जब भी तो हमारे भारत देश का संविधान भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं दूसरे देशों से इंस्पायर्ड होकर बना। उसका कारण ही यही था कि हमने देखा कि दूसरी कंट्री के अंदर अगर ऐसा चल रहा है तो हमारी कंट्री के अंदर ऐसा क्यों नहीं चल सकता है। तो इसे कहते हैं डिस्कशन, डिबेट की शुरुआत जो मिली पावर, वो प्रिंटिंग कल्चर की वजह से। तो जो तीसरा कारण कहा जाता है ना जिसकी वजह से आप देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति तो प्रिंटिंग कल्चर की वजह से हुई, लेकिन अगर आप तीसरा रीज़न भी देखेंगे प्रिंटिंग कल्चर की वजह से क्या हुआ, लोगों ने रॉयल्टी को क्रिटिसाइज करना चालू करा। यानी कि कोई भी थिंकिंग, कोई भी व्यू, कोई भी एनालाइज, हर किसी भी साइंटिस्ट के द्वारा, किसी के विचारों के द्वारा अगर कहा गया हो तो उस पर क्लेम करने के लिए लोगों ने उनका मजाक उड़ाना चालू करा। जैसे कि आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेके रहूँगा। तो ये बात किसने कही थी, लोगों को पता होनी ज़रूरी है। अभी किसी ने कुछ बोल दिया लेकिन असल में कहा किसने था किसी को कुछ नहीं पता है। आजकल आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पे देखते हो ना, बंदों की तस्वीरें लगी होती है और साइड में लिखा होता है कि मैंने कहा, पर ऐसा नहीं था। पुराने ज़माने में जब ये प्रिंटिंग कल्चर की शुरुआत हुई थी तो लोगों ने लिखना चालू करा, लोगों ने दिखाना चालू करा कि असल में क्या चीज़ें सच है, क्या चीज़ें झूठ है। जो जिन्होंने भी कहा था उनकी रॉयल्टी होती थी, लेकिन लोग उनको क्रिटिसाइज किया करते थे। कार्टून्स एंड कैरी कैप्चर्स टाइपिंग सजेस्टेड दैट द monarchy remains absorbed only in the sensible pleasure while the common people suffered immense hardship। इसमें कार्टून के ज़रिए दिखाने की कोशिश करी गई थी। जब प्रिंटिंग कल्चर आया तो लोगों ने दिखाया कि किस तरीके से सोसाइटी के अमीर वर्ग जो होते थे वो कहीं ना कहीं समाज में ऐसा तबका फील कराते थे अपने आप को कि वो सबसे ज़्यादा पैसे वाले हैं और वही सब कुछ करेंगे। लेकिन आप नोटिस करेंगे कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आइडियोलॉजी काम आती है वो यही है कि गरीब वर्ग जो है हार्डशिप की लाइफ जी रहा था और लोगों ने लिखा ही नहीं, लोगों ने कार्टून के माध्यम से भी दिखाने की कोशिश करी। तो आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में दिखाया गया है, ये पिक्चर आपको मिल जाएगी। और ऑफ कोर्स ये फ्रांस की क्रांति से संबंधित था, जिसमें दिखाया गया कि प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग जो था, यानी कि फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, सेकंड स्टेट नोबैलिटी, वो किस तरीके से हाई फाई लाइफ जी रहा था और कॉमन क्लास के लोग बेचारे टैक्स के तहत मरे जा रहे थे। तो दोस्तों ये लेक्चर सीरीज़ का 4th पार्ट था। 5th पार्ट जल्दी आएगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं चाहूँगा कि आप ये चर्चा ज़रूर करें कि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मुद्रण संस्कृति यानी कि प्रिंटिंग कल्चर ने फ्रांस की क्रांति के लिए ज़मीन तैयार की। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी टेक्स्ट बुक का। इसमें मैं आपको जॉन लॉक, रूसो और मॉन्टेस्क्यू के विचारों के साथ आपको छोड़ के जा रहा हूँ। क्लास 9th का अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि इन लोगों ने प्रिंटिंग कल्चर में किस तरीके से अपना अहम योगदान दिया और किस तरीके से पूरे फ्रांस को बताया है कि क्रांति किस तरीके से होती है। सो दोस्तों ये था इस लेक्चर सीरीज़ में। आई होप दैट आपको समझ में आया होगा।
वीडियो के लेक्चर सीरीज़ में अगर आगे जाना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए इस चैनल पे। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑफ कोर्स वीडियो का वेट करिए नेक्स्ट पार्ट का। दिस इज इट इन दिस वीडियो। और आप जो भी कमेंट करेंगे हम उसका रिप्लाई ज़रूर करने की कोशिश करेंगे।